जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में दोस्तों हम सब जो आपका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022-23 उसको तो कवर ही कर रहे थे, लेकिन अब उसके साथ साथ जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था 2011 से उसको भी कवर करेंगे। इस श्रृंखला में दोस्तों हम सब जो आपका 2011 का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको कवर कर चुके हैं, 2012 का जो हुआ था उसको भी कवर कर चुके हैं। आज जो पेपर कवर करेंगे वह 2013 का करेंगे, जो कि आपका 28 जुलाई 2013 को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें सब सीडीपी को कवर कर चुके थे। आज जो सब्जेक्ट को कवर करेंगे वो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है। आज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको सीटेट के यहाँ पे नए स्टडी मटेरियल, उसके साथ जो दोस्तों आपका ऑफलाइन ऑनलाइन मोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको भी, और साथ में इसके दोस्तों प्रैक्टिस सेट को भी डेली कवर कराया जाएगा। सीटेट एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों वह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। अब प्रीवियस ईयर दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण होता है उसको आपको हम बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सीटेट एग्जाम पूछता है वह सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है। लैंग्वेज का खेल का मतलब यही है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं चार में चारों सही हैं, लेकिन आपको उसमें यह समझना होता है कि चार में कौन सबसे अच्छा सही है, उसको आपको टिक करना होता है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों आपको तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और कैसे घुमाता है, हमको कैसे आंसर देना है। इसलिए आप डेली कम से कम एक दो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ईवीएस में, कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो। दोस्तों एक खंड है करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है उसको आपको बताना है। पहला है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, या फिर परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या फिर वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सिखाना। तो दोस्तों जो करके देखो एक खंड करके देखो शामिल किया, क्यों शामिल किया गया है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। इसका कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, विद्यार्थी जो अपने दैनिक जीवन में जो कुछ सीखे उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करे दोस्तों, प्रत्यक्ष करके देखे भी कि यह सही है कि नहीं सही है। इसका कहने का तात्पर्य यही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य, किसके दोस्तों? एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। क्या लक्ष्य होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में? तो पहला है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, या फिर समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या फिर शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। जब दोस्तों उससे जिसे सीखने में जो सीखना चाह रहा है उसके अवसर उपलब्ध कराने, जो सोच रहा है उसके लिए आप अवसर उपलब्ध कराने, वो बोले। जैसे बालक कोई चीज़ भी कहना चाह रहा है, उसे आप डांट के शांत करा के बैठा दें, फिर वो उसे अवसर नहीं उपलब्ध हुआ है, उसे वो नहीं कर पाएगा, तो आप उसे अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराएं, उसे जो भी करना चाहता है उसे प्रेरित करें, तब वह जो है एक अच्छा जो है बालक बन सकता है, एक अच्छा शिक्षार्थी बन सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने के मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पर्यावरण शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, या फिर शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, या फिर डी ऑप्शन है नृत्य शिक्षण कार्यक्रम में एक रसता को उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो जो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि और जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब आपके सही नहीं है। क्योंकि अब अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए आप शिक्षक को चिड़ियाघर थोड़ी ले जाएंगे बच्चों को, अब शिक्षा मजा लेने के लिए थोड़ी ले जाएंगे आप बालक को, ले जाएं वहाँ पे मजा ले मौज मस्ती करें, ये तो होगा नहीं। नित्य शिक्षण कार्यक्रम में एक रिश्ता बदलना, तो ये भी आपका गलत होगा। जो सही होगा शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना। इसका कहने का यही तात्पर्य है, अभी आप बालक को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, आप सीधा उसे लेक्चर के माध्यम से सिखा रहे हैं तो बालक थोड़ा सीखने में नहीं सीख पाता, उतना जल्दी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो बालक तुरंत सीखता है। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ आप बता रहे हैं बालक को
जिस चिड़िया, आप जानवरों के बारे में बता रहे हैं तो चिड़ियाघर बगल है, ले जाइए उनको चिड़ियाघर दिखा दीजिए, घुमा दीजिए, उससे उनको अनुभव जानेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होते हैं, ऐसे जानवर हैं, ये चीज़ इनका भोजन है। तो हर चीज़ इसके बारे में वो जानने का प्रयास करेंगे, वही कह रहे हैं कि और वो बहुत सक्रिय होकर सीखेंगे। उनको आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ आप वह जानवर देखिए, वह जानवर है, ये सबको नहीं बताना पड़ेगा। वो खुद से हर एक एक जानवर के बारे में देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कैसे रहते हैं, हर बारे में वो अच्छे से खुद ही हर चीज़ जान जाएंगे। जब आप क्लास में आके चर्चा करेंगे, आपके बोलने से पहले ही बाहर बालक जो है हर चीज़ बताने का प्रयास करेगा कि यह जानवर ऐसे था, इस जानवर का कलर यह था, यह जानवर यह खा रहा था। वो बहुत सक्रिय हो जाते थे सीखने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसमें नहीं पूछा है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें नहीं पूछे तो उसको थोड़ा सा आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, हाँ क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे लेकिन ऑप्शन देते हुए ध्यान नहीं देते तो फिर गलत हो जाता है। तो नहीं पूछा है तो इसमें जो गलत विकल्प है उसको चुनना है, और अब चारों विकल्प पढ़िए। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करके कहने के योग्य बनाना चाहिए, या फिर बी ऑप्शन है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न कहने के योग्य बनाना चाहिए, या फिर सी ऑप्शन है, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों और विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें जो कि नहीं है दोस्तों, आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कह रहे हैं इसमें बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो दोस्तों इसका यह उद्देश्य नहीं कि आप कोई चीज़ बालक को रटा दो वह समझ जाए। पर्यावरण उद्देश्य का मतलब यह नहीं कि आप उसे कोई चीज़ रटा के सिखाओ, उसका मतलब है कि आप कोई उन्हें पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाए, रटाने पे जोर नहीं दिया गया है। तो इनसे भी इसका विरोध करता है कि आप कोई चीज़ बालक को रटा के ना पढ़ाइए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। दोस्तों कविता है वह जो पर्यावरण की अध्ययन के कक्षा में जैसे गरीबी हो गया, निरक्षरता हो गया और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे पर बल देना चाहिए, तो वह कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य के प्राप्ति का अधिक प्रभावी होगा। तो कुछ ऑप्शन दिए गए जो इसमें सही होगा दोस्तों। इन सबको दूर करने के लिए कौन सही होगा उसको आपको बताना है। तो पहला जो है, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों का स्लोगन लिखने के लिए कहना, या फिर संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान का आयोजन करना, या फिर शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या फिर डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करना और उनका विश्लेषण करने के लिए समूह परियोजना लेने के लिए कहना। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना है। इससे फ़ायदा यह होगा दोस्तों कि पहले आप जानकारी एकत्र करिए, जानकारी एकत्र करेंगे आप उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक अपने जो बालक हैं आपस में बैठ के उस पर चर्चा करें। जब ऐसे चर्चा करेंगे तो हर टॉपिक पे चर्चा होगी और बालक बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खाली जगह को शामिल नहीं करता। दोस्तों रचनात्मक आकलन जो है पर्यावरण अध्ययन में किसको शामिल नहीं करता उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, या फिर शिक्षार्थियों की कमियों की पहचान, या फिर शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ए, शिक्षार्थियों ग्रेडिंग की बात नहीं करता। जो पर्यावरण अध्ययन है रचनात्मक आकलन में ग्रेडिंग और रैंकिंग की बात नहीं करता कि आप बालक को ग्रेड दे, रैंकिंग देकर उन्हें अलगाव करें, तो इसकी बात नहीं करता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं दोस्तों, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला जो है ए है खानों का उत्खनन खुदाई, बी है बांधों का निर्माण,
सी है बाजार में बेचने के लिए पत्तियाँ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना, या फिर डी ऑप्शन है बांस से टोकरी बुनना, या ई ऑप्शन है गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना। तो अब कुछ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन जो दिए गए थे दोस्तों उसमें जो कह रहे थे कि खानों का उत्खनन, खुदाई करना, बांधों का निर्माण। तो इसमें पूछ रहा है जंगलों के गायब होने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो कि इसमें आपका ऑप्शन दिया गया, पहले ऑप्शन बता देते हैं आपको। ऑप्शन ए है बी सी डी ई, या फिर ऑप्शन बी है केवल ए, या फिर ऑप्शन सी है ए बी, या फिर ऑप्शन डी है ए बी और सी। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये ही था खानों का उत्खनन। अब खानों का जब उत्खनन होगा दोस्तों, खुदाई करेंगे तो उससे वनों का तो नुकसान होगा ही ना, जंगल तो गायब होंगे ही ना। और जो ऑप्शन बी था वह भी था बांधों का निर्माण करना, जब आप बांध निर्माण करेंगे उससे भी जंगल गायब होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है दोस्तों, और बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे वो ऑप्शन नहीं सही हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कांसे के बारे में सही कथन चुनिए दोस्तों। कांसे के बारे में सही कथन बताना है। पहला है कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, या फिर ऑप्शन बी है कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, या फिर सी ऑप्शन है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति बूत बनाए जाती है। ऑप्शन डी है दोस्तों कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए कह रहे हैं पहला जो ऑप्शन दिया गया है ए और तथा सी सही है, ऑप्शन बी तथा सी सही है, ऑप्शन सी तथा डी सही है, फिर ऑप्शन डी तथा ए सही है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बी और सी। ऑप्शन नंबर बी और सी सही है आपका। बी जो कह रहा है दोस्तों, कह रहे कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। जो कांसा है दोस्तों उसे कैसे तैयार किया जाता है, तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। और ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है दोस्तों कांसा अत्यंत मजबूत होता है तथा इसे तो तथा मूर्ति बनाई जाती है दोस्तों। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे बनाई क्या जाती है दोस्तों, इसे तोप तथा मूर्ति भी बनाई जाती है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन में दोनों दिया गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होगी दोस्तों। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई गुजरात रह रहा है दोस्तों। अब इसके क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको मैप समझना चाहिए कि गुजरात किस तरफ है, आंध्र प्रदेश किस तरफ है, भोपाल किस तरफ है। तो आप समझे रहेंगे तो आप तुरंत बता सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। करें गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले कहाँ जाना चाहता है दोस्तों, भोपाल जाना चाहता है। आप अगर मैप में देखेंगे दोस्तों, मैप में आपका गुजरात यहाँ होता है तो अब मध्य प्रदेश यहाँ पे होगा, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश दोस्तों। फिर आंध्र प्रदेश आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश की अगर हम सब बात करें आंध्र प्रदेश आपका नीचे आता है, करीब यहाँ होता है। तो जाना चाहता है तो उसके सफ़र यात्रा की दिशा क्या होगी दोस्तों। पहला जो ऑप्शन कह रहे हैं पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में जाएगा, या फिर पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, पहले पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, पहले दक्षिण दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में जाएगा। तो इसमें जो कि आपका सही आंसर होगा दोस्तों, अगर हम सब बात करें तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, पहले पूर्व दिशा में जाएगा। अगर हमने बताया आपको एक मिनट दोस्तों, अगर गुजरात यहाँ पे एमपी यहाँ पे है तो ये आपका पहले क्या जाएगा, पहले पूर्व दिशा में जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं गुजरात यहीं से यहाँ, गुजरात तो काफ़ी बड़ा है ना, गुजरात यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एमपी के अगर बात करें तो गुजरात जो है एमपी के किस दिशा में पड़ेगा, एमपी आपका पड़ेगा पूर्व दिशा में पड़ता है। तो पहले किस दिशा में जाएगा, पहले पूर्व दिशा में जाएगी। फिर उसके नीचे एमपी के नीचे जो आपका आंध्र प्रदेश है एमपी के नीचे है, अब तो यहाँ पे आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हम सब बात करें गुजरात के जो पड़ोसी राज्य है उसको हम आपको भी बता देते हैं, जैसे आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ये आपके गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। और वहीं अगर हम सब बात करें तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के आपके जो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया,
आपके तेलंगाना हो गया, यह सब आपके पड़ोसी राज्य आते हैं। और इसमें आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य के में दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ भी आता है और उड़ीसा भी आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी शहर के मानचित्र पे यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है दोस्तों, 1 से 10 मीटर। इस देखो दोस्तों यहाँ पे जो कर बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप आंसर आप एकदम 100% सही देंगे। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी कितना दी गई दोस्तों, 1 से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी दोस्तों, एक्स स्केल बराबर कितना सेंटीमीटर है, 1 से 10 सेंटीमीटर, 1 से 10 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी दोस्तों 15 कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो आप सिंपल से क्या करिए ना कि आप 15 में 1 से 10 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, कितना आएगा, 1.65 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों आप इसे किलोमीटर भी कह सकते हैं, अब अगर आप मीटर में भी बता सकते हैं। अगर आप जो ऑप्शन दिया गया है मीटर में अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर मीटर में नहीं मैच कर रहा है दोस्तों तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए कि किलोमीटर में तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर आप इसको 1 से 10 और 15 से जब गुणा करते हैं तो आप कितना आता है, 16 से 50 आता है। तो 16 से 50 को आप चाहे 1.65 किलोमीटर बताइए या फिर 16 से 50 मीटर बताइए। तो इसमें 16 से 50 मीटर तो है नहीं, तो फिर आप सीधा बता दीजिए कि जो 1.65 किलोमीटर, यही आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, ऑप्शन है म्यांमार का है, भारत का है, तिब्बत का है, फिर नेपाल का है। तो दोस्तों ये आपका पता होगा कि जैसे यह आपके जो माउंट एवरेस्ट है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका स्थित है नेपाल में स्थित है। तो यह आप इसे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल का भाग है। नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, बहुत बार आपके सीटीटी में क्वेश्चन बना है, इसे हम वहाँ पे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8008 से 48 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। पहला ऑप्शन है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। सी ऑप्शन है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, या फिर डी ऑप्शन है साथी की बीमारी होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, या फिर ई ऑप्शन है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो इसमें बता रहे हैं कि नीचे दिए गए जो कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों इसको आपको लगाना है सीक्वेंस वाइज कैसे क्या लगाना है उसको आपको बताएं। जैसे अभी आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आपको उसमें क्या क्या उत्तरदायित्व होता है दोस्तों। आप अगर लीडर के तौर पे हैं तो आप कौन कौन सी जिम्मेदारी आपकी है उसको समझते हैं। भी क्वेश्चन जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी कहीं भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आप लीडर है तो आपकी जिम्मेदारी क्या क्या हो सकेगी उसको आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि माउंटेनियरिंग के में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है ADE, या फिर ABC, या फिर BCD, या फिर CDE। तो दोस्तों आपकी कौन सी जिम्मेदारी है, आपको अपनी जिम्मेदारी बताइए अगर आप लीडर के तौर पे हैं तो। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, A, D और E। ये जो कह रहा था कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना दोस्तों। अगर जो अपना सामान नहीं उठा पा रहे हैं तो उनको आप मदद करिए उनके सामान उठाने में। और जो डी कह रहे हैं दोस्तों, डी कह रहे थे साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना दोस्तों। ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है ये सब करना। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी ई दिया गया है दोस्तों, कह रहे हैं रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना। अब जब वहाँ पे दोस्तों आप लीडर हैं तो आप लीडर का यही कार्य होता है कि वह रहने और के व्यवस्था ढूंढे, कहाँ पर रहना है, किस तरीके से रहना है। बाकी जो आपका बी और सी है दोस्तों कि आप ग्रुप के पीछे चलना है तो ये गलत होगा। जो ना चल पाए उसे रुकने के लिए कहना ये भी आपका गलत होगा। ऑप्शन ए दोस्तों सही है, ABADE दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक कि यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 के चिकित्सक क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला है रोनाल्डो रोस, चार्ल्स डार्विन,
ग्रेगर मेंडर या फिर जॉर्ज मिस्ट्रल। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो रोनाल्ड रोस हैं, इन्होंने यह अध्ययन किया था और इनको जो है 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार जो दोस्तों इनको किस लिए मिला था, इन्हें मिला था इसलिए कि मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। तो ऑप्शन ए सही होगा, रोनाल्ड रोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? अब देखिए दोस्तों, आपको इसमें यह जानना जरूरी है कि आप कौन से रोग में यह सारी समस्याएं होती हैं। क्या ये समस्याएं होती हैं? बुखार होता है, कपकपी होता है, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने का चक्र, पसीना होता है दोस्तों। किस चीज़ में ऐसा चीज़ होता है? मलेरिया में होता है कि जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार या फिर हैजा। तो जो कि इसमें आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ही मलेरिया। जो मलेरिया बुखार होता है दोस्तों, तो उसमें यही सब होता है कि सिर दर्द होगा, कपकपी होगा, बुखार होगा, पसीना आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। और जो इसमें दवा दी जाती है, इसमें दवा की बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर मुझे कड़वी दवा दी है, तो वह दवा का नाम क्या है दोस्तों? इसमें जो इसके उपचार के लिए दोस्तों कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है, और जो कि बहुत कड़वी होती है। तो ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक कह रहे हैं कि अल्बरूनी कौन था दोस्तों? अल्बरूनी कौन था उसको आपको बताना है। पहला है, यह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। या फिर बी ऑप्शन है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। या फिर अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। या फिर वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। जो आपका अल्बरूनी था दोस्तों, वह भारत घूमने आया था और उसने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी, और जिससे दोस्तों भारत के इतिहास जानने में बहुत ही सहायक हुई। यह किताब दोस्तों, इस किताब का नाम की अगर हम सब बात करें, तारीख़ अल हिंद नाम की यह किताब का नाम था। और यह जो इसका लिखा गया था दोस्तों कि करीब 1030 में इस पुस्तक को लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था? अल्बरूनी के द्वारा लिखा गया था। और जो अल्बरूनी आया था दोस्तों, वह किसके साथ आया था? यह गजनवी के साथ आया था। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ को कैसा दिखाई देता है उसको आपको बताना है। रात में जो जानवर जागते हैं उनको कोई चीज़ कैसे दिखाते हैं, किस कलर में दिखती है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में वो पॉइंट दिया गया है कि आप देखेंगे तो उसमें दिया है कि रात में जागेंगे तो कैसा दिखता है, दिन में क्या है तो बताया गया है। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन हम समझते हैं केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काले और सफ़ेद देख सकते हैं, या फिर केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो रात में जो जागते हैं जानवर, उनको हर चीज़ दोस्तों किस रंग में देख सकते हैं? वह देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, केवल काली और सफ़ेद में ही देख पाते हैं जो रात में जानवर जागते हैं। तो ऑप्शन आपका सी इज़ राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। अब हाथियों के बारे में आपके बताना है। जैसे कि हम जब आपके थ्योरी क्लास में पढ़ा रहे थे हाथियों के बारे में, तो वहाँ पे हमने जब जानवर को चैप्टर आपका चल रहा था तो उसमें आपको बताया था हाथियों के बारे में, शेर के बारे में। तो यहाँ पे हाथी के बारे में आपके बताना है। हाथियों के झुंड केवल, जो पहला ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। या फिर हाथियों के एक झुंड में एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। या फिर झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी यही पूरे झुंड के नेता होती है। या फिर ऑप्शन जो डी दिया गया है, एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया था ए है, तो सी डी सही है। या फिर ऑप्शन नंबर बी है, ए बी सही है। अब ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सी सही है। या फिर ऑप्शन नंबर डी सही है, बी डी सही है। तो इसमें जो कि आपका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ए और
सी सही है। ये आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है कह रहे हैं हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन डी जो कह रहे हैं, ऑप्शन सी कह रहे हैं झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही जो है झुंड की नेता होती है। तो ऑप्शन आपका ए और सी सही है, ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज, जो अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पराग कहते हैं या फिर मूलांकर कहते हैं। दोस्तों अभी आप कोई फूल देखे होंगे तो उसमें जो है पतली पतली पाउडर की जैसी रहती हैं, अब उसे टच करेंगे ऐसा लगेगा जैसे पाउडर है। तो क्या हो, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं उसको आपको बताना है। तो जो ऑप्शन दिया गया है चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है, इसमें जो कि चारों ऑप्शन दोस्तों हम पराग कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यह इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पराग कहते हैं। अगर हम सब पराग की बात करें दोस्तों तो पराग जो आपका होता है, पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करायुक्त तरल पदार्थ होता है दोस्तों। इसका जो उपयोग करते हैं कौन कौन करते हैं, जैसे तितली उतली आप देखेंगे फूल में बैठेंगे तो उसका उपयोग करते हैं, मधुमक्खियाँ भी इसका उपयोग करती हैं। तो यह हो गया आपके पराग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएँ तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचती मिलेंगी। कहने का तात्पर्य आप रेलगाड़ी से जा कहाँ रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, आपको रेलवे स्टेशन पर जो सबसे ज़्यादा बेचने वाली चीज़ होगी क्या होगी। पहला ऑप्शन है पूरी साग तथा ठंडा दूध, जो बी ऑप्शन है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, या फिर सी ऑप्शन है छोले भटूरे तथा लस्सी, या फिर डी ऑप्शन है इडली चटनी वाला चटनी। तो जो आपके रेलवे स्टेशन पे बेचने सबसे ज़्यादा मिलेगा तो उसको आपको बताना है। अब ऐसा नहीं, यहाँ पे बता रहा है कि आपको गुजरात की बात कर रहा है, कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम तो इलाहाबाद से चढ़े थे हमारे यहाँ तो दिख रहा था, ऐसा नहीं, आप गुजरात की बात करें वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अब इसको जानने से पहले सबसे पहले आप यह जानिए कि वहाँ पे क्या क्या खाते हैं, क्या वहाँ के प्रमुख भोजन हैं उसको आपको जानना होगा। तो वहाँ पे जो है दोस्तों ढोकला, तो ढोकला है गुजरात का एक प्रमुख, वहाँ पे बहुत चाव से खाते हैं। तो ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, यह दोस्तों ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह सब आप वहाँ गुजरात अहमदाबाद में बहुत प्रमुख से खाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर पक्षियों की आँखों छोटी होती हैं, जो उनकी आँखें होती हैं पक्षियों की छोटी होती हैं। तो क्यों दोस्तों जो पक्षियाँ होती हैं क्यों अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाती रहती हैं। तो यह इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती हैं दोस्तों। यह भी सत्य है दोस्तों कि जो पक्षियाँ होती हैं वो पुतली अपन नहीं घुमाती, जिस इधर देखना होता है पूरी गर्दन ही हिलाना पड़ता है, उनकी पुतलियाँ जो हैं वह घूम नहीं सकती, और उनको जो आँखें होती हैं बगल होती हैं, सिर के बगल होती हैं, लेकिन जो आपका उल्लू होता है उसकी आँखें जो है आदमी की तरह सामने होती हैं, और बाकी पक्षियों की दोस्तों वो सर की तरफ होती हैं, सर की तरफ बगल होती हैं। तो और यह इनकी पुतलियाँ नहीं घूमती हैं, इनको जिधर देखना होता है पूरा सिर के साथ इन्हें देखती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन, क्या दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए दोस्तों। कमी किसकी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं। तो अब आपको इसको जानने के लिए दोस्तों किस में आयरन पाया जाता है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा, उसको आपको जानना है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़, या फिर चावल चीनी आंवला, या फिर सी ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा, या फिर डी ऑप्शन है गुड़ नींबू और फिर मटर। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह आपका है पहला आंवला में दोस्तों, जो हरी पत्तेदार सब्जियां उसमें, और गुड़ में भी दोस्तों पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज दोस्तों राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर परिवार अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। क्या उद्देश्य होना चाहिए, पहला है स्वतंत्र रूप से प्रयोग की कुशलता अर्जित करना है, या फिर बी ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, या फिर सी ऑप्शन है
विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, या फिर डी ऑप्शन है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या है दोस्तों एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए उसको आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि दोस्तों जो एनसीएफ है वो बहुत ज़्यादा जोर देती है आप विद्यालय के साथ साथ जो बाहर की चीज़ है दोस्तों उसको भी उसके दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाएं, ताकि बालक बहुत जल्दी से सीखने का प्रयास करे। एनसीएफ इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है और रटंत विद्या रटंत प्रणाली जो है उसे मुक्त करना चाहता है और गतिविधि के माध्यम से सिखाना चाहता है जो आपका एनसीएफ है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है दोस्तों। इसमें नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों को के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशलों से लैस करना चाहिए, या फिर सी ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और सक्रिय प्रक्रिया को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें कह रहे हैं उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशलों से लैस रखना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों, आप उसे हर चीज़ नहीं सिखा सकते। कोई भी बालक हो, कोई भी टीचर हो तो संपूर्ण ज्ञान नहीं रख सकता कि वह दुनिया की हर चीज़ जान ही जाए। आप उसे हर समय तैयार नहीं रखेंगे कोई भी हो तुरंत उसे हर नॉलेज रहे, हर कौशल उसे पता रहे, हर काम अच्छे से कर ले, ऐसा नहीं है। आप उसे जो है यह नहीं होगा तो ये नहीं है तो गलत के साथ चला जाएगा, तो बी आपका सही होगा। जो आपका एनसीएफ है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जोर देता है कि बच्चे करके सीखें, प्रयोग के द्वारा सीखें। ऐसा नहीं कि आप पूछे रटंत प्रणाली अपना दें, रटंत विद्या दे दें कि वो सीख ले, कुछ चीज़ें याद कर ले एकदम, कोई भी पूछे तुरंत फटाफट आंसर दे, ऐसा नहीं है। वह दैनिक जीवन से जोड़ के सीखे, पूरे अनुभव को जोड़ के सीखे, प्रयोग करके सीखें। इस पर जो दोस्तों बहुत ज़्यादा जोर देता है जो आपका एनसीएफ होता है। इसलिए ऑप्शन इसमें नहीं पूछा तो नहीं के साथ चला जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है दोस्तों, उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो उसको आपको जो पहला ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, या फिर बी ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, या फिर सी ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, फिर डी ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसमें जो कि एनसीईआरटी के पास पुस्तक जो बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, क्योंकि जो कह रहे हैं चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, इस पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि बालकों को आप अवसर उपलब्ध कराइए, बालक बहुत अच्छा करेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, आप फिर इसको नोट करिएगा क्योंकि नहीं है। जिसमें गलत चारों ऑप्शन में जो गलत होगा वही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन पहला है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ावा देना। तो ये दोस्तों सही है दोस्तों। पर जो आपके पाठ्य पुस्तक है कहानियाँ, इससे कहानियों के माध्यम से इसको जो है हम बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है वो सही है। बी ऑप्शन देखते हैं विषय में रुचि का विकास करना। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप कविता किस्से के सहायता से बालों को पढ़ाएंगे तो उससे रुचि में जल्दी विकास होगा। जो सी दिया गया है नित्य और एक रस विषय वस्तु को में बदलाव करना, या फिर सी डी समझ लेते हैं शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो इसमें जो कि नहीं है दोस्तों वह नहीं आपका होगा। तो इसमें आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तो ये दोस्तों यह नहीं है वो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव हो सके, बल्कि यह है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को पर्यावरण में समझने में आसानी हो सके। यह सही होगा, यह आपका गलत होगा और गलत के साथ चला जाएगा। सी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करेंगे पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चों के प्रति सही जीवन के प्रति
सही विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। पहला है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, या फिर बी ऑप्शन है यह भय एवं पूर्वग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, या फिर सी ऑप्शन है यह विषय को सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, या फिर डी ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। गलत पूछा है तो गलत भी जो होगा गलत के साथ चला जाएगा। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, तो ऑप्शन यह गलत है तो गलत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करें कि नलिनी कक्षा 3 की विद्यार्थी है। जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी दोस्तों। पहला है जो शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों को दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, या फिर बी ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, या फिर सी ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, या फिर डी ऑप्शन है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो दोस्तों कौन सी युक्ति जो सबसे अधिक प्रभावी होगी जानवरों के बारे में उसको आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी दोस्तों क्योंकि कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। क्योंकि दोस्तों जो आपके शिक्षण विधियों के ऊपर हम सब बात करें, जो आपके श्रवण और श्रव्य दृश्य सामग्री होती है दोस्तों वह बहुत ही उपयोगी होती है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो बालक होता है देखता भी है और आपका सुनता भी है। तो जो आपको फिल्म के माध्यम से कोई चीज़ प्रस्तुत करेंगे तो बालक बहुत जल्दी बहुत रोचक के माध्यम से सीखता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे यह सुझाव दिया गया है। इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों पहला ऑप्शन है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, या फिर यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, या फिर डी ऑप्शन है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखें। तो इसमें जो कि आपका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखें। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन की सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो पहला जो ऑप्शन है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। जो बी ऑप्शन है श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों का चित्र बनाता है, या फिर सी ऑप्शन है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्यता तो बताता है, या फिर डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। आगे जो कह रहे हैं कि उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है उसको आपको बताना है। तो सक्रिय अनुभव को जो संतुष्ट करेगी दोस्तों वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थ को चित्र बनाता है। तो दोस्तों इसके माध्यम से आप उसे जल्दी सिखा पाएंगे। जो ऑप्शन चारों दिए गए हैं क्योंकि हमको चारों में से ही आंसर देना है, चारों में से जो सबसे सही आंसर होगा वही हमको बताना है। तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ते समय गीत क्या निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। क्या पढ़ा रही दोस्तों हवा सब जगह है, उसको आपको बताना है। जो पहला है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, या फिर सी ऑप्शन है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, या फिर डी ऑप्शन है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। तो आगे कहने उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधि में कौन से प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है दोस्तों। इसमें क्या पूछ रहा है जो नहीं है सार्थक उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि नहीं है दोस्तों वह आपका आंसर बी सही होगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, आप उनको हवा बता रहे हैं दोस्तों, अब उनको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की नहीं है, बाकी सारी चीज़ आपके
फैक्ट बैठते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। आज हमने दोस्तों कवर किया आपके जो 28 जुलाई 2013 के क्वेश्चन पेपर हुए थे सीटेट के, इसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके थे। आज हम सब कवर किए आपका ईवीएस को, कल हम सब कवर करेंगे हिंदी को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ और वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों यह क्लास में हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।